हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोर लेसन इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए, ये एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसके, और साथ ही साथ इसमें ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही रोमांचकारी नजर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपने टरबाइन सुना है, आप कभी डैम पे विजिट करने गए होंगे। आपने देखा होगा कि टरबाइन्स पे वाटर गिर रही है, वाटर गिरने की वजह से टरबाइन की शाफ्ट जो है वो डिस्प्लेस्ड ब्लेड्स पे गिरा, ब्लेड्स डिस्प्लेस्ड हुआ, शाफ्ट रोटेट हुआ तो वो डायनामोमीटर से फर्दर कनेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। और दूसरी बात, चलिए, यदि आपने अब आपके घर में बाइक होगा, कार होगा, अब आपको ये नहीं पता होगा कि ये 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है। कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं उनके पीछे लिखा होता है 1.2 लीटर। जैसे i10 की बात कर लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं i10। किसकी बात कर रहे हैं? i10 के पीछे लिखा होता है 1.2। 1.2 का मतलब क्या है कि वो उसका जो इंजन है कितना है, मतलब 1.2 का 1.2 एल लीटर, 1 लीटर इक्वल टू जो होता है वो होता है 1000 सीसी। तो 1.2 लीटर का कोई इंजन है ना, तो 1200 सीसी का इंजन होगा। तो ये सब बातें हैं, ढेर सारी बातें जो कि आपको इस सब्जेक्ट से पता चलने वाला है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ये सब्जेक्ट। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस डिस्कशन या सिलेबस ओवरव्यू की, तो यहाँ पे हमें ढेर सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो जो टॉपिक है कुछ इस तरह से: कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल मतलब वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं लगातार और उन्हें रीयूज नहीं कर सकते। जैसे कोयला एक बार जल गया तो उसे रीयूज नहीं कर सकते। नॉन कन्वेंशनल जो है, इसमें जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, और साथ ही साथ ये नॉन पोल्यूटिंग भी है, मतलब पोल्यूशंस भी नहीं जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम कन्वेंशनल एनर्जी देखने वाले हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी देखने वाले हैं। कोई एग्जांपल के लिए भी इन्होंने देख रखा है: पेट्रोकेमिकल्स, न्यूक्लियर, हाइड्रो एनर्जी मैंने आपको बताया ही। जैसे कोई डैम है, वहाँ पे टरबाइन लगाया आपने, वहाँ एक हाइट से वाटर को टरबाइन के ब्लेड्स पे आपने गिराया, टरबाइन की ब्लेड डिस्प्लेस्ड होगी, शाफ्ट रोटेट होगा, वो शाफ्ट जो रोटेट हो रहा है डायनेमोमीटर से फर्दर कनेक्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इनके एप्लीकेशंस की बातें हम करने वाले हैं। फिर से यहाँ पे ये देखिए, ये अभी उसी के अंदर चल रहा है। फिर हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल एनर्जी, इनके एप्लीकेशंस भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ ना, तो ये सभी एनसीआर या सीआर कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्सेज की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं? एनर्जी रिसोर्सेज की। यहाँ पे किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग? एनर्जी रिसोर्सेज की बातें कर रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपको लगने वाला है। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज, इसकी बातें करने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स की बातें करें तो मतलब आपने सुना है कि हमारा जो फ्रिज होता था उसमें पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर सीएफसीज होते थे। सीएफसी क्या करते, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते थे। इन सब की बातें करने वाले हैं। डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, ओजोन डिप्लीशंस क्या है। आप देख रहे हैं कि डे बाई डे हमारे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है बढ़ता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हम एक टर्म लेके आए कि हमारे ग्लोबली हमारा जो वर्ल्ड है ना, ग्लोबली हमारा ये जो दुनिया है ना, वो गर्म हो रही है। उसकी एवरेज टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री लगभग बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और कुछ ऐसे मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास सी शोर एरिया है जो कि वो खत्म होने वाली है, डूबने वाली है। कुछ सिटी का अस्तित्व कुछ दिनों के बाद नहीं रहेगा। ये सब बातें यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसी का पार्ट मान लें, या फिर यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स की बात करें, या फिर सोर्स ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशंस, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसीज क्या होते हैं, इन सब की बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये देखने के बाद फिर हम बातें करेंगे बॉयलर्स की। बॉयलर्स क्या है एक्चुअली में? बॉयलर्स जो है ना, आपने पावर प्लांट सुना होगा, स्टीम पावर प्लांट। बॉयलर क्या करता है? वाटर से स्टीम को जनरेट करता है। तो बॉयलर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कॉन्कर बॉयलर, ये फायर ट्यूब बॉयलर्स है, मतलब ट्यूब्स के अंदर जो होंगे फायर होंगे। और भी ढेर सारे, लंकाशायर बॉयलर हो गया, बैबकॉक, पिलकॉक, मतलब बॉयलर्स की मैं बात करूँ तो बॉयलर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर्स, दूसरा होता है फायर ट्यूब बॉयलर्स। और इनका काम क्या होता है कि वाटर से स्टीम बनाना। वो जो स्टीम है वो स्टीम इंजन या फिर आप स्टीम टरबाइन, जैसे आपने देखा होगा ना गदर मूवी में जो
कोयला बार बार, फर्स्ट मूवी में कोयला बार बार वो भरता था, जिसकी वजह से कोयला जल के वाटर से स्टीम बनाता, तो स्टीम इंजन को चला रहा है। वैसे हमारा स्टीम पावर प्लांट जो है ना, वाटर से जब स्टीम बनता है तो स्टीम जो है टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करता है, और टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा तो ब्लेड्स डिस्प्लेस्ड होगी, शाफ्ट रोटेट होगा, वो जो शाफ्ट है फर्दर आपको इलेक्ट्रिसिटी डायनमोमीटर की हेल्प से बना के देता है। तो यहाँ पे आगे माउंटिंग्स एक्चुअली में, ये माउंटिंग्स जो होते हैं ना सेफ्टी के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेफ्टी के लिए होता है। तो माउंटिंग सेफ्टी के लिए होता है। एसेसरीज जो है ये इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, किसके लिए होता है? परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए है और वो सेफ्टी के लिए है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो टरबाइन्स की इंट्रोडक्शंस की, इनके टाइप्स क्या हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या है, ये है जैसे पेल्टन व्हील जो है एक इम्पल्स टरबाइन है और इसमें से हम काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। और फ्रांसिस टरबाइन जो है ये रिएक्शंस टरबाइन है जिसमें प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दोनों हम देखते हैं। तो हम टरबाइन्स को देखने वाले, टरबाइन्स बेसिकली या हाइड्रोलिक मशीन्स विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आप कह सकते हैं टरबाइन एक हाइड्रोलिक मशीन्स है जिसमें क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी, वाटर की जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल की एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हम ये सब बातें देखने वाले हैं कि ढेर सारे टाइप हैं, कैप्लान टरबाइन है, पेल्टन टरबाइन है, डेवल टरबाइन है, ये सब टरबाइन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है इंटरनल कंबशन इंजन। आईसी इंजन का मतलब क्या होता है? आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन मतलब ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का जो कंबशन है इनसाइड हो। हमारी जितनी भी बाइक हैं, जो कार है, ट्रक है, बस है, जो भी है ना, सब इंटरनल कंबशन इंजन है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करें तो स्टीम इंजन। तो यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन देखने वाले, इनके क्लासिफिकेशन देखने वाले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक, ऑन द टाइप्स ऑफ इग्निशंस, मतलब इंटरनल कंबशन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग मेथड, तो ये एयर कूल्ड है या फिर लिक्विड कूल्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल्स, ये ऑटो साइकिल पे वर्क कर रहा है, डीजल साइकिल पे, डुअल साइकिल पे, ये सब बातें देखने वाले। फिर हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप देखने वाले, 2 स्ट्रोक इंजन, एसआई इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन, सीआई इंजन, इन सबको हम देखने वाले हैं। फिर हम देखने वाले 4 स्ट्रोक एसआई इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एसआई इंजन बेसिकली जो टर्म यूज होता है, या एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशंस। एसआई जो होता है पेट्रोल इंजन को ही हम एसआई बोलते हैं, और जो डीजल इंजन होता है उसे हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलेंगे। जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में, ये सब बातें करने वाले हैं। फिर हम लुब्रिकेशंस की बात करेंगे तो लुब्रिकेशंस कई तरह से लुब्रिकेशंस होते हैं। एक होता है सम्प लुब्रिकेशंस, वेट सम्प लुब्रिकेशन, ड्राई सम्प लुब्रिकेशंस, मिस्ट लुब्रिकेशंस। तो यहाँ पे ये सब बातें हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लुब्रिकेशंस देखने वाले हैं? मिस्ट लुब्रिकेशंस, ड्राई सम्प लुब्रिकेशंस, वेट सम्प लुब्रिकेशंस। तो ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे जो इंजन्स में कूलिंग सिस्टम होता है ना, 2 तरह का हो सकता है। एक तो एयर कूल्ड हो सकता है, दूसरा लिक्विड कूल्ड हो सकता है। तो जैसे हमारी बाइक्स जो है ना वो लाइट व्हीकल्स होते हैं, इसलिए वो एयर कूल्ड होते हैं। बाकी हमारी जो कार वार होते हैं उसमें कूलेंट यूज करते हैं। कूलेंट में भी आपने देखा होगा ग्रीन कलर का कूलेंट होता है जिसे हम ग्लाइकोल बोलते हैं। एक्चुअली वो एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट्स होता है, क्योंकि हम कहीं लो टेम्परेचर एरिया में चले गए ना तो हमारा कूलेंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। तो एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट्स मिलाने की वजह से लो टेम्परेचर पे वो फ्रीज भी नहीं होता, और हाई टेम्परेचर पे तो वो प्रोटेक्शन समय इंजन को दे ही रहा है। फिर हम वेरियस मोड्स ऑफ पावर ट्रांसमिशंस की बात करेंगे। बेल्ट ड्राइव आपने देखा है ना कि गांव में कुछ देखा होगा या फिर कुछ मशीन से देखे होंगे जिसमें बेल्ट लगा के एक व्हील से दूसरे व्हील में ट्रांसफर कर रहे हैं। या फिर आप डीटीसी की बस देख रहे होंगे ना, पीछे बेल्ट लगे होते हैं, वो बी बेल्ट लगे हुए हैं। रोप ड्राइव की बात करें तो रस्सी की वजह से ड्राइव कर रहे हैं। चेन ड्राइव आपके साइकिल में जो यूज होता है ना वो चेन ड्राइव है, मतलब उसमें आपने देखा चेन लगा दिया और चेन से एक में आपने पैडल से मार रहे हो और पीछे जो व्हील्स है वो उसको ड्राइव कर रहा है। फिर हम बात करेंगे गियर ड्राइव्स की। गियर्स आपने देखे होंगे, आपके गियर चेंज करते हो, गियर रेशियो है, ये सब बातें करेंगे। तो गियर कई तरह के होते हैं। पिनियन गियर होता है, हेलिकल गियर होता है, रैक एंड पिनियन होता है,
बीवेल गियर होता है। क्लच की बात करें ना, क्लच क्या है कि हम जब बाइक ड्राइव करते हैं तो क्लच जब गियर चेंज करना होता है तो हम क्लच दबाते हैं। क्लच एक्चुअली में 2 शाफ्ट को एंगेज और डिसएंगेज करता है। जो हमारा इंजन है ना वो पावर उसमें है और व्हील्स को पावर चाहिए, तो वो क्या करते हैं जब गियर चेंज करते हैं ना तो हम क्लच को डिसएंगेज कर देते हैं। फिर जैसे ही एंगेज कर देंगे फिर से पावर ट्रांसमिट होने लगेगा। और इनके टाइप्स की भी बातें करेंगे। टाइप्स ऑफ बेल्ट में देखेंगे, टाइप्स ऑफ बेल्ट जो होते हैं फ्लैट बेल्ट होते हैं, वी बेल्ट होते हैं, सर्कुलर होते हैं। इनकी बातें करेंगे। चेन्स देखने वाले हैं, गियर्स, पुलीज, ये सब बातें देखने वाले हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या है, स्पीड रेशियो क्या है, स्लिपिंग क्या होती है। एक्चुअली में हमारा जो बेल्ट ड्राइव होता है ना ये पॉजिटिव ड्राइव नहीं होता क्योंकि इसमें स्लिपिंग होता है, लेकिन हमारा जो गियर ड्राइव होता है ना वो पॉजिटिव ड्राइव होता है क्योंकि वहां पे स्लिपिंग नहीं होता है। तो ये सब बातें अभी तो आपको सुन के थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन ये जब रियली में आप एक एक टॉपिक को बिल्कुल आराम आराम से सुनोगे ना तो इंजॉय करोगे आप, तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो ओपन बेल्ट की बात करें तो ये जो बेल्ट ड्राइव है, जैसे मैंने एक यहाँ पे पुल्ली लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, तो ये कैसा है, ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। लेकिन यदि मान लीजिए कि एक पुल्ली हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो ये जो ड्राइव है ना इस ड्राइव को हम बोलते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो रेशियो ऑफ टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, इन सब की बातें करेंगे। एडवांटेज देखने वाले हैं, लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट ड्राइव्स देखने, सिंपल न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है। आपके घरों में जो फ्रीज है ना, फ्रीज एक्चुअली में उसमें प्रोसेस होता है, उसका नाम जो होता है ना वो होता है रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। और साथ ही साथ आपके घरों में एसी भी यूज हो रहा होगा तो उसे हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। तो हम एयर कंडीशनिंग में ढेर सारी चीजें देखने वाले हैं कि किसी भी रूम को प्रॉपर एयर कंडीशन रूम तब कहते हैं यदि उसमें प्रॉपर कूलिंग हो और ह्यूमिडिटी भी एक रेंज के अंदर हो और क्वालिटी ऑफ एयर भी हो, वेलोसिटी ऑफ एयर भी कंट्रोल हो। तो ठीक है, यदि कूलिंग एक लिमिट से कम हो जाएगा तो आपको ठंड लगेगा, एक लिमिट से यदि एक लिमिट से नीचे चला गया तो ठंड लगेगा, ऊपर यदि आप टेम्परेचर एक लिमिट के ऊपर चला गया तो गर्म लगने लगेगा। ह्यूमिडिटी का भी वैसे केस है। ह्यूमिडिटी यदि एक लिमिट से ऊपर चला गया तो आपका फेस स्टिकी हो जाएगा और एक लिमिट से नीचे चलेगा आपका फेस ड्राई हो जाएगा। कभी कभी सर्दियों के दिनों में आपसे लोग कहते हैं नहा के नहीं आ गया, तो ऐसा नहीं कि हम नहाए नहीं हो, आप कहोगे मैं तो सुबह सुबह नहाता हूँ। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि आपने अपने फेस से मॉइस्चर क्रीम नहीं लगाया। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा कूल हो गया कि जितने भी मॉइस्चर हैं सब कंडेंस हो चुके हैं, तो हमारे फेस को मॉइस्चर की ज़रूरत है, तो उसमें मॉइस्चर क्रीम लगाने की ज़रूरत है। इसलिए ये सब बातें हम एयर कंडीशनिंग भी देखने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग भी देखने वाले हैं कि क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, क्लॉसियस का क्या रूल है, और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होता है, विंडो टाइप एसी क्या होता है, ये सब बातें हम देखने वाले हैं। सीओपी एक्चुअली में टीआर क्या, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये एक्चुअली में आपने सुना होगा ना कि आपके घर में एसी है तो कोई बोलता है भाई कितने टन का एसी है, तो जो टन है ये इसका वेट नहीं है, ये जो टन है ना, टन जो है उसकी कूलिंग कैपेसिटी को डिफाइन करता है। यदि आपके घर में एसी लगा है 1 टन का, उसका मतलब 1 टीआर, इसका मतलब उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 3.5 किलो वाट, मतलब 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3.5 किलो जूल हीट को वो क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इसे टीआर बोलते हैं। सीओपी जो है ना, जैसे इंजन की जो परफॉर्मेंस है इफिशियंसी भी मेजर किया जाता है, वैसे ही हमारा जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है ना उसका परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम सीओपी यूज करते हैं टर्म। सीओपी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स भी देखने वाले हैं। रेफ्रिजरेंट हमारे पास कई तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और आपने सुना होगा R11, R11, R12, वाटर भी एज ए रेफ्रिजरेंट है, R717, ये सब बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर्स। कंप्रेसर्स बेसिकली क्या करते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो ये दो ही टाइप में पढ़ने, एक रोटरी पढ़ना है, दूसरा रेसिप्रोकेटिंग पढ़ना है। तो कंप्रेसर ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि विच इज यूज टू हैंडल गैसियस फेज ऑफ द वर्किंग मीडियम। सिर्फ गैसियस स्पेस हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक भी लिक्विड पार्टिकल इनके अंदर यदि चला जाए ना तो इनको डैमेज करता है। वो बुलेट्स की तरह इसको वियर एंड टियर करता है, बुलेट्स की तरह काम करता है। तो ठीक है, तो ये सब बातें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगने वाला है। बाकी लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।